आपके कंपनीज तो आएंगे ऐसी, और 58 हाईएस्ट था, और कितना था शायद 27 बच्चों को 25 लाख के ऊपर पैकेज था। वो भी अपने केजी समय में बहुत सारे बंदे गए हैं, मतलब अपने बच्चे जो है ना आपसे सीनियर वाले, उनके ही 5-6 का तो केजी समय में हुआ है। अब वो भी क्या, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जो अभी 4th अटेम्प्ट है इसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बिहाफ पे काउंसलिंग होगी और फिर सीईटी का भी होगा। तो अपने बच्चे और जगह अच्छी जगह पे हो सकते हैं, और अच्छी जगह पे कई लोग अभी भी अच्छे, जो भी पास जिन्होंने कॉलेज ने जेईई का स्कोर लिया उसके बिहाफ पे भी हुआ है। आप लोगों को भी जो भी टेस्ट होंगे ना, जो भी एग्जाम्स होंगे, वो अपन गाइड करेंगे कि जैसे जो स्पेशली इंजीनियरिंग लेवल से इंडिया के जितने भी कॉलेजेस कि जैसे आज फॉर्म की डेट आ गई, आज आखिरी डेट क्या है, जैसे जेईई मेंस का है तो आपको लाइव सेशन लेके कैसे फिल करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। कुछ दिक्कत भी हुई तो आप सेंटर पे, मतलब किसी किसी केस में होता है, किसी बच्चों को अगर जैसे है ना कुछ अपलोड करते नहीं जम रहा, आप लोग तो क्या फ्रेंड सर्कल में रहते हो, थोड़ा टेक से भी ज़्यादा हो तो आप लोग तो कर ही लोगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहेगी तो अपन हेल्प करेंगे, है ना, अपना स्टाफ भी रहेगा आपका पूरा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाए जेईई के एग्जाम का। सो पेपर आज मैं सेंड कर दूंगा आपको डेट्स के बिहाफ पे। लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 छोटा सा ही पार्ट रह गया, बात नहीं करो। आपका भी कौन सा पैराबोला का टेस्ट है, इसका हाइपरबोला का टेस्ट है, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हो जाए तो ठीक है। 4 दिन है, 4 टेस्ट है। कौन कौन से दिन? अच्छा, कल का बताया, ठीक है। अभी अपन और टेस्ट पे टेस्ट करते हैं, और टेंशन में आ गया, पढ़ाई करो। कौन बात कर रहा है? शायद नहीं करते। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 शायद एकदम उसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 हुआ उसी का थोड़ा सा आगे पार्ट अपन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा होता है कि एक गिवन एरिया है, उससे कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक गिवन एरिया, उससे कितने पानी की बूंदें गिर रही हैं, उसकी भी आप वाटर का फ्लक्स निकाल सकते हैं। एक गिवन एरिया, उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स जो है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी, ठीक है। तो ई डॉट डी ए और इंटीग्रेट कर दो सरफेस एरिया पे, यू विल गेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ये एरिया दिया। अच्छा, फ्लक्स को फिर एक अंदर से क्या नाम था उनका, गॉस, ठीक है। गॉस ने क्या बोला कि जो भी फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना होता है, क्यू इनक्लोज बाय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके भी यहाँ पे हमने बोला कि यार एक पॉइंट चार्ज है, उसमें चाहे कितने ही रेडियस ले लो। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटसाइड वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मिताली किधर है? हाँ, मलकापुर गई जन्माष्टमी मनाने के लिए। ये भगवान बनाते रहो जन्माष्टमी। तो ये है क्यू इन बाय एप्सिलॉन। इसमें फिर वो करा दिया रहेगा, स्क्वायर वाले कुछ क्यूब वाले सवाल कराए थे और स्फीयर का भी कुछ करा दिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट में सॉलिड, अच्छा एक वो भी दिया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो सॉलिड एंगल, वो पूरा कंप्लीट हो गया। सॉलिड एंगल हेडिंग डालो, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल वेक्टर है कि स्केलर, सॉरी वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक इससे पहले हमने यार यूनिट्स और डायमेंशन में बताया था मैंने, ये कैसी यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री, याद है 7 फंडामेंटल होती हैं, बाकी सारी डिराइव्ड होती हैं, और 2 एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक थी प्लेन एंगल, दूसरा थी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आपने बहुत पढ़ रखा है, ये थीटा है, ये आर है और ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज एल, तो थीटा कितना होता है एल बाई आर। अच्छा एल अगर ये पूरा आर डिस्टेंस पे जाके ये पूरा अपन ने ऐसा कर दिया तो अभी थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर और रेडियस कितना आर, एंगल कितना 2 पाई। ये सारे के सारे क्या थे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में क्या करते थे अपन, प्लेन एंगल में आर्क लेंथ बाय रेडियस कर रहे हैं, ठीक है, आर्क लेंथ बाय रेडियस किया तो अपना प्लेन एंगल मिला। अब सॉलिड एंगल में देखो, आपको मैंने उस समय भी बताया था, इसको ऐसे ट्रीट करो जो आपका वाटरमेलन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है वो काट के आपको दिखाता है कि भाई यार देखो कितना मीठा है, कितना लाल कलर का है, तो उसमें कैसा होता है फॉर्म, ये ऐसा है और ऐसा कुछ। ये फील कर पा रहे क्या, ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर है, ये आर है यहाँ तक, ठीक है, सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना होगा आर ही होगा, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है, एकदम सिंपल यार, ये जो एरिया है ना ये वाला, इसको बोलते हो डीए, एरिया कितना डीए, तो आपका जो डीए बाय आर स्क्वायर कैसे डिफाइंड है, डीए बाय आर स्क्वायर, वो कैसे डिफाइंड है आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये है कि कर्व्ड सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस बाय आर स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज आर रेडियस, क्या है आर रेडियस। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 3 डायमेंशन में जो एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है, दिस इज सॉलिड एंगल, ये एंगल क्या है सॉलिड एंगल। वहां आर्क लेंथ सर्कमफ्रेंस और इसमें रिलेशन था, यहाँ पे क्या है एरिया और आर स्क्वायर में रिलेशन है, ये इसका डेफिनेशन है, दिस इज सरफेस एरिया या एलिमेंट का, ये जो कर्व्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं उसका एरिया बाय रेडियस का होल स्क्वायर। इजी है, प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल, डेफिनेशन क्या है डीए बाई आर स्क्वायर, वहां क्या था लेंथ, आर्क लेंथ, ये क्या है, ये वाला जो आपका कर्व्ड सरफेस बना, आर्क बना, ठीक है, 2D में बना, सॉरी 3D में बना, सॉरी ये 3D में जो बना प्लेन टाइप बना, उसका ये ऐसा है, ठीक है, उसका एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अब मैं, ये आपने जहां पे भी देखा हो, ठीक है, जो भी आपने फ्रूट्स कट किए हैं, वेजिटेबल्स कट किए हैं, उसमें ऐसा ये आपने शेप देखा होगा। आप जरा इसको देखो, आपके पास स्फीयर है, क्या है आपके पास स्फीयर, दिस इज स्फीयर, ठीक, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, इसका एरिया कितना होता है, इस कर्व्ड सरफेस का 4 एरिया बाय आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 4 बाय आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, एंगल कितना होगा 4 पाई सॉलिड एंगल, 4 पाई सॉलिड एंगल, इट मींस एन एंटायर स्फीयर, 4 पाई सॉलिड एंगल मींस एंटायर एक पूरा स्फीयर क्रिएट हो गया। अच्छा 2 पाई एंगल मींस 2 पाई प्लेन एंगल मतलब एक पूरा चक्कर, अगर 4 पाई सॉलिड एंगल मतलब पूरा एक आपने स्फीयर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही पक्का, इसको छापो जरा, एकदम इजी है, नया कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल पता है, सॉलिड एंगल भी पता है।
देंगे। पार्थ है, महेश्वर, मृदुल किधर है? हर्ष है, अमय भी है, अमय विनीत किधर है? हाँ सही बैठे हैं आप लोग, अच्छी सेटिंग करते हो। हाँ तो ठंडी हवा का नहीं है, स्कोर ज़्यादा है। तुम्हारे कितने मिस्टेक हो गए थे? 165 आया, 3 मिस्टेक हो गए। और निकुंज जी कितने हैं? इधर निकुंज कितने हैं? फिर भी कितने? तुम तो बता सकते कितने? 100। और कुंज कितने है? हाँ कितने? 150। शाबाश। दिवांश 124। राधा 161। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्कोर। हाँ क्या अमर तुम्हारा? 156। बता रहा ये इतना छाप लिया क्या? सभी ने छाप लिया? प्रेम तुम्हारा कितना है? 110। ओके, ये भी छापा क्या आप लोगों ने? कि लिख लो यहाँ पे a sphere subtends an angle of 4 pi ठीक है at its center। अब ये कौन सी एंगल की बात हो रही है? सॉलिड। तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करता है वो? अच्छा, अब ये बताओ दूसरा एकदम सिंपल सवाल। ये देखो कट हो रहा अपना, ठीक है, ये यहाँ से पूरा ये ऐसा पूरा कर्व सरफेस किया, तो ये बताओ ये कितना एंगल सबटेंड किया? कितना एंगल हुआ? हेमिस्फीयर का 2 पाई। दिस इज हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है? 2 पाई। सर 2 पाई तो पूरा गोला होता था, वो इसमें प्लेन एंगल्स में, सॉलिड एंगल्स में 2 पाई कितना करेगा? एक हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिख लो। देखो solid angle is the 3D angle subtended by the spherical portion
by the spherical portion at the center of its curvature at the center of its curvature। ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, ये इसने कितना 3D एंगल अपने, इसका ये सेंटर है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके सेंटर पे उसने कितना 3D एंगल सबटेंड किया है, वही सॉलिड एंगल होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन, लिखो हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। Relation between solid angle and plane angle। क्या रिलेशन है सॉलिड एंगल में और प्लेन? ठीक है। सो इससे पहले एक चीज बता दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। अपन थोड़ा सा इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ समझ में आ जाए किससे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी आए फाइनल रिजल्ट आपको रटा रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक है, और उस स्फीयर से यहाँ यहाँ और यहाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने एक ऐसा एक 3D पार्ट इसका कंसिडर किया, ये वाला पार्ट जो ये वाला, ठीक है, इसका जो एंगल है दैट इज सिग्मा। ठीक है, ये इसको इमेजिन करो, ये आपने ऐसा एक पार्ट कंसीडर किया। अब इसी को आप ऐसे निकाल लो, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और आपका ये पार्ट जो है ये आपने ऐसे लिया। समझ में आ रहा है, ये ऐसा 3D फॉर्म में था, है ना, तो ये आपका ये पार्ट हो गया। अब आपने इसमें क्या किया, यहां से एक ये लिया अल्फा एंगल, क्या लिया, एक अल्फा एंगल, यहां से आपने एक लिया अल्फा एंगल और सिग्मा एंगल अलग है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, बात सुनो। अब ये जो भी पार्ट आपने लिया है, आप इसको ध्यान से इमेजिन करना, स्लाइस वाइज कैसे दिखाऊं इसको, पिज्जा कहना वैसे इमेजिन करो, है ना, पिज्जा खाया है ना, हाँ, तो वैसे इमेजिन करो, उसकी स्लाइस देखिए ना कितनी स्मूथ टाइप की रहती, मतलब ऐसे काउड रहती। अच्छा, अब इसमें ध्यान से सुनो, इसको मैंने ये जो बनाना है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे करो, सही बनाएंगे। ये पूरा जो टाइप है इसका ऐसा, ये ऐसा टाइप का बना हुआ है, ये जो है ये ऐसा टाइप का बना हुआ है, और ये इसका ऐसा सर्कुलर पार्ट, ये अभी थोड़ा सही बना है, ये इसका सर्कुलर पार्ट है, और ये ऐसा एकदम इसके ऊपर कुछ खोपड़ी टाइप की लगती है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसा काउट पार्ट। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपको एलिमेंट लेना है। प्रूफ समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको कवर करने के लिए थीटा एंगल पे गए और डी थीटा एंगल लिया। थीटा पे जाके क्या लिया अपन ने, डी थीटा। ठीक, ओके, तो ये पार्ट एज इट इज है, और ये जो है हमने डी थीटा लिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। ठीक है, और इसको हमने थ्रू आउट ऐसा 3D में ले लिया, ऐसा थ्रू आउट इसको 3D में लिया है, तो यही वाला पार्ट नीचे जाएगा, सेम पार्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे जो मौसम्बी या आपने संतरे खाए हो तो उसका पील करते हैं, वैसे ही इस वाले पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा एक ऐसा गोला है। ठीक है, एक ऐसा गोला है, तो दिस वुड बी अ, देखो आपने है ना थीटा पे जाके डी थीटा लिया एंगल, अब ये 3D है, तो 3D है तो पूरा ऐसा एंगल होगा, पूरा ऐसा एक एलिमेंट होगा।
तो ये वाला एलिमेंट अपन ने ले लिया, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट लिया। अब ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू कितनी है, r है। कितनी वैल्यू है, r। ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है, r d थीटा। थिकनेस कितना है, r d थीटा। रेडियस कितना है, r। रेडियस कितना है, r। अच्छा अब ये बताओ, इसको खोल दो, इसको है ना खोल दो, इस एलिमेंट को खोल दो, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये थिकनेस कितना है, r d थीटा। ये पेरीमीटर, इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई r। तो इसका छोटा सा एरिया कितना हो गया, 2 पाई r इंटू r d थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई r स्क्वायर d थीटा। दिस इज d, ठीक है। जरा इसको छापो, एक सेकंड मैं कुछ बदल किया। नहीं, ये देखो ये गलत दिया मैंने। सुनो एक सेकंड। ये r था बेटा, ये r था, ये वाला एंगल थीटा था। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये r था, ये कितना हो जाएगा, ये गलती हो गई मेरे से, ये r sin थीटा, ये r sin थीटा है। वापस देखो, ये पार्ट लेना था आपको, ये पार्ट, ये यहां से यहां r था, ये वाला आपने थीटा लिया, ये थीटा लिया, दिस इज थीटा, ये पूरा r। तो ये जो पार्ट है इसका रेडियस कितना हुआ, ये वाला पार्ट का r sin थीटा। प्लीज इसको करेक्ट कर लो मेरे से गलती। This is r sin theta, this is r sin theta, this is r d theta, this is sin theta। यहाँ तक छापो। एक बार वापस समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले इसको छाप लो। इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको। ये तक छाप लो। वापस बताता है आपको।
हुआ है। एक बार वापस इसको बताते हैं, वहां तक क्लियर लिखा ना आपने, एक बार इसका ना डायग्राम वापस बताया। देखो बेटा इसमें क्या चीज है, जो देखो जो आपका वाटरमेलन होता है, आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, जो वाटरमेलन है उसमें जो कट करता ना वो ऐसा कट करता है, वो स्क्वायर टाइप में रेक्टेंगुलर टाइप में कट करता है वो, तो उसके वजह से उसका शेप जो है वो ऐसा कुछ आपको नजर आता है। तो यार ये ऐसा कुछ है ना। बट अभी हमने क्या किया, हमने इसको जो है ना, इसको है ना ऐसे स्फेरिकल कट करो। ये वाटरमेलन है आपका, ठीक है, इसको स्फेरिकल इसको स्फेरिकल कट करेंगे। तो जब स्फेरिकल कट करेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसा और ये पूरा एक ऐसा है ना, और ये कैसे फॉर्म में, ये 3D फॉर्म में। तो हमने ये किया ये जो पार्ट है दिस इज स्फेरिकल, ठीक है, इसका ये पार्ट ऐसा हो। तो हमने क्या किया, इससे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल लिया, थीटा एंगल पे जाके क्या किया अपन ने, डी थीटा एंगल लिया, ऐसा बड़ा सा। आगे का समझ में वेट करो, ये ऐसा था और ये, अरे कोन था, कोन की तरह इमेजिन करो, ये कोन और उसके ऊपर ऐसे ये आइसक्रीम रखी हुई, ठीक है, और ये स्फेरिकल पार्ट। अच्छा अब ध्यान से सुनो, इधर से ये एंगल जो है प्लेन एंगल, तो हमने क्या किया, प्लेन एंगल कितना था, अल्फा, कितना था, अल्फा। तो अपने को अल्फा और सॉलिड एंगल में रिलेशन निकालना है। तो हमने क्या किया, इससे थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एलिमेंट लिया। कितने का लिया, डी थीटा। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये कितना है, इसका जो लेंथ है दिस इज आर डी थीटा। अगर ये एंगल कितना है, इफ दिस एंगल इज डी थीटा, तो ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा, और इसको अपन ने ऐसे पूरा 3D में घुमा दिया, इसको जो है ऐसे पूरा घुमा दिया। तो ये जो आर डी थीटा है उसका एक क्या बनेगा, एक ऐसे एक रिंग बनेगा, ऐसा एक रिंग बनेगा। किस पे रिंग बनेगा, ये जो बोलेगा ना आइसक्रीम वाला पार्ट, उस पे रिंग बनेगा। अच्छा अब उसमें हमने क्या बोला, यार यहाँ तक रेडियस आर है, ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। देखो ये वाली रिंग है ना, ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है दिस इज आर साइन थीटा का रेडियस, और ये थिकनेस कितना है इसका, आर डी थीटा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो छोटा सा एरिया निकल जाएगा, तो कितना एरिया है इसका, ये अपना थिकनेस और ये इसका थिकनेस और इसका पेरीमीटर अपने को पता, 2r sin थीटा पेरीमीटर इनटू r d थीटा। तो एरिया कितना है, 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा इनटू d थीटा। ओके अब जरा देखो, अब हमें रिलेशन निकालना है किस में, सॉलिड एंगल में और उसमें अल्फा में। तो हमको पता है कि जो छोटा सा, वहां पे ले लोगे, यहाँ पे ये डायग्राम समझ में आया क्या, जो पहले वाला जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसके अंदर इसको स्क्वायर में कट किया था, तो ऐसा ये फॉर्म दिखाई देता है आपको। बट यहाँ पे मैंने इसको अगर गोले फॉर्म में कट किया तो ये वाला भी पूरा एक आइसक्रीम जैसा गोले फॉर्म जैसा दिखेगा। हमने थीटा ऊपर गए, डी थीटा एलिमेंट लिया और उसका ये डी थीटा का ये पार्ट लिया और उसको सॉलिड में किया, तो इसको पूरा एक चक्कर लगा दिया, पूरा चक्कर लगाया तो एक रिंग टाइप बना। अब उस रिंग का थिकनेस आर डी थीटा है, रेडियस कितना है, आर साइन थीटा। फिर उसका छोटा सा अपन ने एरिया निकाल लिया। अब डी आया, अब अपने को बताना है कि वो सॉलिड एंगल कितना हुआ। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डी, ये छोटा सा सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, छोटा सा एरिया अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब छोटा सा एरिया कितना है, 2 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर, दिस इज डी ओमेगा। अब मुझे पूरा एंगल निकालना है तो क्या करना है, पूरा एंगल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। अच्छा इंटीग्रेट किया तो ये कितना बनेगा, पूरा सिग्मा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, दिस इज 2 पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये इस वाले केस में अपन थीटा को कहां से कहां वेरी कर रहे हैं,
नहीं नहीं, इससे ऊपर वाला पार्ट लिया है, यहाँ से ऊपर से लिया है, नीचे तो पार्ट आ ही रहा है ना, इसको 3D में घुमाऊंगा, 0 से अल्फा, दिस इज 0 से अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस से मैंने जब ऊपर लिया थीटा एंगल पे और इसको जब घुमाया तो ये नीचे वाला पार्ट भी कवर किया इसने, तो ये एंगल कितना होगा 0 से अल्फा। तो पहला कितना आएगा माइनस कॉस अल्फा, फिर कितना आएगा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज रिलेशन बिटवीन, ये याद रखना है, पुरानी चीजें समझ में आई बहुत बढ़िया, नहीं तो ये याद रखना क्या, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है प्लेन एंगल, सिग्मा क्या है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अगर कोई छोटा सा अपने अल्फा लिया तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, 3D में कितना एंगल हो जाएगा वो इस तरह ज्यादा टफ था नहीं, ठीक है अभी इजी लगेगा। एक प्लेन एंगल करस्पॉन्डिंग में कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है उसके लिए। ये याद रखना है आपको। हेलो कितने नंबर है? हाँ 92, सौरभ 150, काकी कमाए कॉलेज तय इसकी कशिश के बताना नहीं है 152 दीदी 100 है शादी चाहते हैं। अरे दीपक आ गया क्या? कब आए दीपक? आज ही है, पहले भी आ रहे थे, आज ही है ना? ओके पीछे बार देना बहुत ज्यादा असर। तो ये रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब जरा इसको यहाँ पे और समझो, एक प्लेन एंगल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है। बात नहीं, एक प्लेन एंगल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है। प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल सबटेंड करने के लिए क्या होगा, उसको घूमना पड़ेगा अपने अराउंड। जैसे ये चीज देखिए, एक ये पार्ट है और आपका दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ये बेस और ये एंगल 90 डिग्री। तो ये प्लेन एंगल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है। देखो ये प्लेन एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना सबटेंड कर सकता है, तो क्या है, दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस, कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो अल्फा 90 डिग्री कितना होता है 0, कितना होगा, तो 90 डिग्री जो है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है। ये अल्फा जो है ये अपने, देखो ये आपने लिया, इसको पूरा गोल गोल घुमाओ, पूरा गोल गोल घुमाओ, पूरा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आप घूम जाओगे तो आपने क्या किया, एक पूरा हेमिस्फीयर कवर था, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है, कितना सिग्मा इज इक्वल टू कितना था
2 बाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? प्लेन है, ये यहाँ से कितना प्लेन, तो ये नीचे वाला पार्ट अपने आप ही कवर कर लेगा। ठीक है, आपने यहाँ से थीटा तक एंगल लिया तो ये पूरा नीचे तक थीटा, ये नीचे भी जाएगा। जो भी एंगल लिया सॉलिड के लिए उसको घूमना पड़ेगा, सॉलिड के लिए घूमना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री लिया तो नीचे भी कवर किया तो एक हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, find solid angle for alpha is equals to 45 degree, B alpha is equals to 180 degree, C alpha is equals to 30 degree, and D alpha is equals to 60. सभी लोग फाइंड कर लो। हो गया? फर्स्ट इसमें कितना आएगा? डालो ना भाई, cos 45 डिग्री कितना था? 1/√2 कितना हुआ ये? 2 पाई 1 माइनस 1/√2। ये लिखना तो इसको आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ तक छोड़ दो। इसमें कितना हुआ? 4 पाई। इसमें कितना हुआ? इसमें कितना होगा? पाई या 2 पाई? सिर्फ पाई। इसमें 2 पाई 1। ये एक सेकंड इसमें बोल रहे हो ऊपर वाले में? ऊपर वाले। यहाँ देखो, थर्ड में अल्फा 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता? √3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस √3/2। डी में कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पाई। ठीक है, इसके अंदर ऊपर वाला है, इसके अंदर पाई। कितना को सही है? मेजॉरिटी जनता का सही है। ओके, तो अपने को सॉलिड एंगल पता चल गया।
अगर प्लेन एंगल दिया है तो सॉलिड एंगल निकाल सकते। 3D में है, इसकी वजह से थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ रही। ये प्लेन है, ये लाइन है और कुछ एंगल इतना है, तो आपके प्लेन एंगल इतना बना है, तो उसने सॉलिड एंगल कितना बनाया है, ये यहाँ से लेके पूरा घुमा, यहाँ से ऊपर लो और पूरा सर्कल में घुमा दो, ठीक है। तो जो ये जो सरफेस बना कर्व सरफेस, उस पे जो एंगल है दैट इज द सॉलिड, ठीक है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका यूज कहाँ आता, इसका यूज आता फ्लक्स निकालने में। तो सॉलिड एंगल अगर आपको पता है तो फ्लक्स इजीली निकल जाता है। अच्छा ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है, ये स्फीयर है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, बताओ कितना फ्लक्स होगा, 2 देखो अब Q बाई एप्सिलॉन, इतना फ्लक्स जो है Q बाई एप्सिलॉन जो फ्लक्स है वो कितने सॉलिड एंगल में, कितने सॉलिड एंगल में, 4 पाई में। अच्छा यही मैं अगर बात करूं कि अगर मेरे पास में ये ऐसा ये होता, हेमिस्फीयर होता, क्या होता, हेमिस्फीयर होता, रेडियस जो है उसका r है, रेडियस उसका r है। आपसे बोले कि इसका फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे सेंटर में प्लस क्यू रखा होगा, कितना हो जाएगा, देखो एकदम सिंपल है कि जो 4 पाई एंगल है उसमें फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन। अच्छा 1 में कितना होगा वो, q बाई 4 पाई। तो इसका ये हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, कितना होता है, 2 पाई। तो ये 2 पाई में कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन, ये इतना कितना हुआ, q अपॉन, ठीक है। ये भी क्लियर है। तो ये एंगल के भी पे आप लॉजिक भी लगा सकते थे कि यार ये आधा हो गया तो जो भी फ्लक्स है उसका आधा यहाँ से आएगा। बट अभी आगे की प्रॉब्लम्स में ये सॉलिड एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक छाप लो, पहले भी किया था, यहाँ तक छाप लो। हेमिस्फीयर से, दिस इज हेमिस्फीयर से फ्लक्स, ये देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला एरिया दिया हुआ है, ये 3D है, आगे भी है पीछे भी है। आपसे पूछेगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट। हाँ प्लेन एंगल दिया हुआ, प्लेन एंगल दिया हुआ।
अल्फा आया, ट्राई करो यार। अच्छा इसका प्लेन एंगल कितना था? अरे सिंपल सा है, पहले ये बताओ इसकी वजह से सॉलिड एंगल कितना होगा? सॉलिड एंगल वुड बी कितना होता है? 2 बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 2। अच्छा ये बताओ एक स्फीयर से फ्लक्स कितना होता है? ठीक है। अच्छा स्फीयर का कितना एंगल? 4 पाई स्फीयर की वजह से q बाई एप्सिलॉन 1 स्टेरेडियन मतलब 1 सॉलिड एंगल का फ्लक्स कितना होगा? 2 बाई एप्सिलॉन इनटू 1 अपॉन 4 पाई। तो एक का पता है आपको, एक जो है स्टेरेडियन जो होता है, जैसे रेडियन होता है वैसे इसका क्या यूनिट होता है? स्टेरेडियन होता है। सो एक का पता है आपको, तो जो आपका ये एंगल आ गया, दिस इज फ्लक्स सॉरी दिस इज सॉलिड एंगल फॉर पाई बाय 4। तो फ्लक्स थ्रू पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा? एंगल ठीक है, ड्यू टू अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इनटू एक का कितना है? ये एक की वजह से कितना है? q 1 बाय 4 पाई। ये चीज समझ में आ रही क्या? एक की वजह से इतना, ये 45 डिग्री की वजह से सॉलिड एंगल लिख लीजिए। सॉलिड एंगल कितना है? 2 बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 2, दिस इज q अपॉन 4 पाई। ये कटा कितना आया? 2। तो दिस इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाय रूट। दिस इज फ्लक्स थ्रू द गिवन पार्ट। समझ में आ रहा है? सॉलिड एंगल निकालो। सॉलिड एंगल निकल गया, फिर क्या करना है आपको? जो 1 स्टेरेडियन है उसके थ्रू निकाला और जितना 1 के आया उससे मल्टीप्लाई कर दो आपका जो सॉलिड एंगल है। 1 के थ्रू और कितना एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखना रिलेशन कैसा है, अल्फा और आपके जो सिग्मा है उसके अंदर नॉर्मल रिलेशन नहीं है। जैसे ये जो रिलेशन है ना, ये आता है 2 पाई ब्रैकेट में कितना cos अल्फा। अब प्लीज उसको ऐसे मत कंफ्यूज करो, सर जब ये 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है तो कितना है? जब ये 90 डिग्री होता है तो 2 पाई। ऐसे मत सोचो सर 180 पे 4 पाई, 90 पे 2 पाई, तो 45 पे पाई, ऐसा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये cos है, वो तो आपका नंबर एक्चुअली ऐसा आ गया कि जो 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे एक 4 पाई है एक 2 पाई है, वो रेशियो 2 का आ गया। बट वो एक मतलब कोइंसिडेंस है। आप सोचोगे नहीं सर 45 डिग्री है वो इसका भी आधा हो जाए, नहीं, क्योंकि सॉलिड एंगल 45 में अलग होगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि आप बहक ना जाओ कि हाँ यार ये 180 डिग्री है तो इसका 4 पाई, 90 है तो इसका 45 का आधा कर लो उसका, नहीं, सॉलिड एंगल 45 का अलग होता है। क्लियर है क्या? पक्का? ओके। किसी को डाउट है? अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है ना? बस एक रिलेशन याद रखना है, बाकी तो हार्ड नहीं लगेगा। अभी कुछ 4-5 प्रॉब्लम और करते हैं अपन। सॉलिड एंगल समझ में आना चाहिए। सॉलिड एंगल 3D होता है, 3D में घूम जाओ तो स्फीयर का एक सरफेस मिलेगा। 2D एंगल क्या होता है? सिंगल एक प्लेन में होता है और आपको एक आर्क मिलती है। ओके। अच्छा ये आगे भी कंटिन्यू होता है। क्या हो गया? ब्लर हो गया? अच्छा ये लिखा नहीं था, चलो ठीक है, लिखो जरा, लिखो। अल्फा सॉरी सिग्मा
सिग्मा फॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 कितना आएगा, बात नहीं, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो जो है फ्लक्स फॉर दिस इज सिग्मा फॉर पाई बाय 4 इंटू Q2 1 की वजह से कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई, ये कितना है 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये कटेगा कितना आएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 2। छापो जिसने नहीं छापो फटाफट छापो, 2 बार लिख दिया छाप लिया सबने। हाँ हाँ क्या क्या क्यूब का एंगल नहीं, क्यूब का एंगल नहीं लिख सकते, स्फीयर के लिए है, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल उसका एक उस वाले पार्ट में अब एक डिफरेंट प्रॉब्लम कराता है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये छाप लिया क्या सभी ने, ठीक है, कॉन्स्टेंट रेडियस होना चाहिए इसका, ओके। अब ये नेक्स्ट इस सवाल को देखो, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि सेंटर में बल्ब सोर्स है, ठीक है, एक सेंटर में बल्ब का सोर्स है सेंटर पे, और इसका जो रेटिंग है, रेटिंग जो है दैट इज 100 वॉट्स, कितना वॉट्स 100 वॉट, तो ये पर सेकेंड कितना एनर्जी देगा, रीडिंग 100 वोल्ट्स मतलब पर सेकंड कितना एनर्जी। अच्छा ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट जैसे सूरज है, ठीक है, जो सन है वो एक ही डायरेक्शन में देता है या ऑल डायरेक्शंस में, तो इसका जो है ये थ्रू आउट फैलेगा। अगर इसकी रेटिंग जो है 100 वॉट्स है, यानी कि पर सेकंड अगर कोई आप एक स्फीयर लोगे तो उस पे इसके पूरे सरफेस एरिया पे कितना कितना एनर्जी गिरेगा, कितना एनर्जी गिरेगा 100 जूल्स, तो ये पूरे सरफेस पे डिवाइडेड होगा 100 जूल्स। तो एक क्वेश्चन लिखो, a bulb emits energy of 100 joules per second. A bulb emits energy of 100 joules per second. Full stop. It is kept at a center and it emits energy in all the directions, and it emits energy in all the directions. Find the energy. Find the energy that falls. Find the energy that falls on this given surface. Find the energy that falls on this given surface at a distance of 10 meters away from the bulb. At a distance of 10 meters away from the bulb.
कितना आ रहा है? 25। शाबाश। और कितना का आया? सॉरी सुजन, क्या कर रहे हैं? सोच रहे क्या? और कितना आया? अच्छा आ गया क्या? कितना आया? 25। कैसे किया? 4/, देखो पूरे स्फीयर में एकदम सिंपल सा है। स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना? 4/। तो ये पूरा एनर्जी जो भी जा रहा होगा, ये इसके पूरे सरफेस पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा? 100 जूल्स। तो 4π सॉलिड एंगल पे एनर्जी जा रहा होगा 100 जूल्स। 1 पे कितना जा रहा होगा? 100/4π जूल्स। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब वो जो गिवन एंगल है इसका सिग्मा कितना है अपना? इसका सिग्मा कितना हो जाएगा? 2π ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पे? अभी क्या था ना पिछली क्लास, थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो ये जाएगा पाई। सॉलिड एंगल पाई, तो पाई एंगल में कितना जाएगा? पाई इंटू 100/4π। इसने इसको मारा, कितना आया? 25 जूल्स। ठीक है, तो दिस इज 25 जूल्स। क्लियर है बेटा? सॉलिड एंगल के बिहाफ पे अपन नापेंगे, ना कि प्लेन एंगल के। आप देखो सर प्लेन एंगल इतना है, 1/3 हो जाना चाहिए, नहीं, वो चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कॉस का टर्म आता है। कितनों को आया ये? एग्जैक्टली समझ में आ गया? ओके। जनरली ये सब चीजें है ना अपन किसके लिए करते हैं? जो स्फेरिकल पार्ट कुछ हो, ठीक है, उसके लिए। अच्छा ये बताओ, ये स्फेरिकल पार्ट तो है, बट अगर ये ऐसा अपन ने देखा तो ये वाला पार्ट क्या है? एक सर्कुलर पार्ट है क्या? और उस जैसे कोन होता है ना, कोन, तो उसके ऊपर ये पूरा सर्कुलर पार्ट रहता है। जो आइसक्रीम है वो तो ऊपर डालते हैं ना अपन, फिलिंग करते हैं उस पर। तो ये वाला जो है, ये पार्ट क्या है? सर्कुलर। तो जो अगर सर्कुलर पार्ट भी दिए रहते हैं उन पे भी आप सॉलिड एंगल निकालने का ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट दिया हुआ है और ये उसका मिड पॉइंट है, ये मतलब उसके सेंटर से पास कर रहा है कोई लाइन, और ये उसका जो खत्म हो रहा है सर्कमफ्रेंस, तो ये तो आ ही सकता है ना अपने को। तो जो सर्कुलर पार्ट रहता है, सर्कुलर पार्ट, उसके लिए तो मैं इजीली एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से सारे इक्विडिस्टेंट है। अरे एक रिंग है, पॉइंट ऊपर लिया तो सारे जो भी उसके सर्कमफ्रेंस पे होंगे वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? इक्विडिस्टेंस। तो अब ये सवाल, ये एक सवाल और आप इधर करके देखो, आ जाएगा आपको आंसर, आ जाएगा। बता दो 25 जो समझ में आया क्या? सॉलिड एंगल से निकालना है ये सारे सवाल। आपको हीट के बोलेगा, आपको नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलेगा, तो आपको सबको सॉलिड एंगल से करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो, ऐसा दिया हुआ है कि एक चार्ज Q रखा हुआ है और इस चार्ज Q के सामने एक डिस्क रखा हुआ है। डिस्क का जो रेडियस है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, आपको एक डिस्क दिया है, इसका रेडियस r है और यहाँ से इसका लेंथ l। ठीक है, बात समझ में आ रही कैसा शेप है? ये इसके सेंटर से इधर रखा हुआ है, ये दोनों सेम लाइन में, इसका सेंटर C और ये सेम लाइन में, और ये यहाँ पे रखा हुआ है।
इसके चार्ज Q और इसके सेंटर में दूरी कितनी है, इसका रेडियस कितना r। आपको बताना है इस Q के वजह से इसके थ्रू कितना फ्लक्स गया। क्या बताना है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द disc because of the charge Q। ठीक है, चार्ज Q की वजह से कितना फ्लक्स गया। फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल निकालने का प्रयास करो। ये टेस्ट टाइप मान लो इसको। ओके क्या प्रियांशु, ठीक है। प्रेम, नवन, आदित्य पीछे बैठा हुआ है। अरे वो शाबाश, कितना शांत लग रहा है। शर्मो बेटा ऊपर से जा रहा ना सर, आपके लेवल का नहीं, बहुत कुछ, ठीक है। तो जो मेज के बच्चे हैं घबराए नहीं, हिम्मत रखो, अच्छे दिन आने वाले हैं। कैपेसिटर में अपन, कैपेसिटर थोड़ा इजी है, कैपेसिटर जो है थोड़ा इजी रहेगा, ये थोड़ा सा टफ है। ओके इधर देखिए जरा, इधर देखो, हमने अभी आपको क्या बताया, बाद में एक स्फीयर कंसीडर करो बेटा। एक स्फीयर में फ्लक्स कितना होता है एंटायर स्फीयर के थ्रू, और उसका एंगल कितना हो स्फीयर का, कितना फ्लक्स होता है Q बाय F। तो 1 स्टेरेडियन का कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब बाकी का अगर आपको एंगल आ जाएगा, एंगल से मल्टीप्लाई कर देना इसको, आंसर आ जाएगा। अब पंगा क्या है, इसका सॉलिड एंगल निकालना। इसका सॉलिड एंगल जो है वो अपन कैसे निकालें। सॉलिड एंगल निकालने के लिए पहले देखो, ये L, ये इसको ऐसे बनाओ, क्या ये कोण बन गया क्या, यस कोण बन गया। इसके ऊपर टोपी पहना दो, तो ये अपना वही वाला पार्ट है क्या जो अभी तक करते आ रहे थे। तो ये डिस्टेंस कितना है r, ये एंगल कितना होगा अल्फा। अल्फा यहाँ से तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी एडजेसेंट बाय। तो ये वाली लेंथ कितनी है, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा l² प्लस r²। तो ये मैं l बाय रूट अंडर l² प्लस r² लिख दूं क्या। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई अपने को, cos अल्फा की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब आपका ये जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स इस वाली वैल्यू से हो जाएगा। नहीं पहले तो आप निकाल लो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना होगा इसका 2 पाई रूट 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना होगा 1 माइनस l अपॉन रूट अंडर l² प्लस r²। दिस इज सॉलिड एंगल। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज जो भी आपका एंगल आया, एंगल बिकॉज ऑफ अल्फा इनटू Q अपॉन 4 पाई
एंगल कितना है 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस एल अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू क्यू अपॉन 4 पाई। ये आंसर ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था सॉलिड एंगल को किससे मल्टीप्लाई किया क्यू अपॉन एप्सिलॉन बाय 4। ठीक है, कितनों को समझ में आया, कितनों का सही था ये, वेरी गुड, क्लियर है बेटा। ओके, आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो। इसको सिंप्लीफाई करना तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई और 4 पाई कट के कितना आ जाएगा, सिर्फ नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। छाप लो फटाफट। अभी अपन नेक्स्ट और करते हैं। अच्छा सेम सुनो, यही पॉइंट है, इसमें मैं एक और यहाँ पे पीछे डिस्क रख लेता तो पहले यहाँ तक छाप, पहले यहाँ तक छाप, पहले यहाँ तक छाप। यहाँ तक छाप लो, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सेम डिस्टेंस है, एक और डिस्क है r रेडियस का, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दी डिस्क। ठीक है, दोनों डिस्क की वजह से, दोनों डिस्क में फ्लक्स कितना फ्लो होगा इस फ्लो की वजह से। देखो ये चारों तरफ फैलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी गया और इधर भी गया, तो कितना हो जाएगा, एक के थ्रू कितना है इतना, दो के थ्रू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो फ्लक्स आएगा इसका फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू सिंगल डिस्क। ठीक है, तो 2 इंटू फ्लक्स कितना है इसका 2 पाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन 1 माइनस एल अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस। ठीक है क्या, ये डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया, पक्का। ओके, अच्छा कोई भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है, कोई भी क्लोज सरफेस हो चाहे क्यूब हो, कितना होता है 2 बाई। यहां तक हो गया, ये भी छापो फटाफट, ये भी छापो। एडवांस वाले थोड़े सतर्क रहो इस पे, इतना आसान नहीं है ये। साथी आगे क्या ठीक है, वो एकदम बढ़िया। पेपर देखा था कल का, नहीं अगर दे देते तो थोड़ा सा सही रहता। 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस मिल जाते, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। छापो बेटा, तुम तो डिजाइन बनाने लगते हो, मस्त गोला गोला कर रही एकदम, इतना प्यार से। सुधर, सुधर, ज्यादा कुछ नजर आ रहा है, क्या हो गया? अच्छा आज दयान भी होती है क्या कल होती है? इसको ऊपर चढ़ा देंगे, घर में चेयर में पंखे पे बांध देना चाह सकते। चलो चलो, इधर होता है क्या? मुंबई में बहुत, मुंबई में सब रोडें ब्लॉक कर देते हैं, चढ़ा देते, बस बस। ओके हुआ इतना। अच्छा अब देखते हैं कितने लोग ये वाला सवाल कर पाते हैं। मैंने बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप कराया आपको, अब देखते हैं कितने लोग इसको एक्चुअल में सॉल्व कर पाते हैं। आपसे बोला जाए, देखो फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स coming out, find the flux coming out
through the find the flux coming out through the curved section. Find the flux coming out through the curved section of the cylinder. ये जो सिलेंडर है इसका जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, कर्व्ड वाला, इससे कितना फ्लक्स आएगा? ये जो कर्व्ड सेक्शन है, कर्व, देखो जैसे ये बॉटल है, ठीक है, बीच में चार्ज रखा हुआ है, इससे आपने निकाला, इससे निकाला, ये वाले पार्ट से कितना फ्लक्स आएगा? ट्राई करो, हाथ से निकालो, वापस देख लो। मान लो ये बॉटल कर्व्ड होती, इसका पता है, इसका पता है, आपको बताना है ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे कितना है। ट्राई करो, बात नहीं, विनीत क्या बता रहे उसको? हमारा भी आगे है, हमारा टीम पता किसने? आ गया? एकदम सिंपल सा। ये एडवांस में जो है आपको पूछ सकता है अपने इसमें, और उसको जिसको बेसिक फॉर्मूला भी पता होगा। अच्छा ये देखो टोटल फ्लक्स, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखाना। टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू द टू डिस्क, जो दो डिस्क हैं, एक ये और एक ये, इनके थ्रू प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व पाथ्स, फ्लक्स थ्रू कर्व पाथ्स। क्लियर है? टोटल फ्लक्स कितना होता है कोई भी क्लोज सरफेस में? Q बाय एप्सिलॉन। अच्छा ये बाई जो दो डिस्क है उनका कितना है? अभी आया था नहीं यार अपना, कितना आया था? Q बाय एप्सिलॉन 1 माइनस L बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये कितना हो गया? फ्लक्स थ्रू कर्व पाथ। जो कर्व पाथ है या कर्व सरफेस एरिया है उसके थ्रू। क्या सबको समझ में आएगा? आपसे अपन ने क्या किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहले एक डिस्क से बताया, फिर दो से, फिर कर्व से निकालना सिखाया। कर्व से आपको डायरेक्ट निकालने नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो रेडियस तो है नहीं कि भाई कांस्टेंट, एक सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस हो, सबका लेंथ अलग है ना। ये देखो इसका डिस्टेंस ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये ऐसे थोड़ी कोई घूम के जा रहा। फिर भी अपने को ये दो का पता करके टोटल से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है? सो नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, इसको इस वाले पार्ट से अपन कर सकते हैं। ओके, लिख लिया क्या सबने? सॉलिड एंगल पे आपको और भी सवाल मिल सकते हैं। सिलेंडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी यूज होगा। इसका एक तो कर्व पाथ है और एक ये दो डिस्क है। सो नेक्स्ट ये सॉलिड एंगल्स कंप्लीट। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। छापा क्या सबने? अभी गॉस लॉ का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स पहले भी आपने पढ़ रखा है। अच्छा, जितनों को फाइनाइट जो अपनी वायर होती है उसका पता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक पैरेलल होता है, कितना होता है? के लैम्डा बाय और कुछ ब्रैकेट में रहता है क्या? साइन और परपेंडिकुलर का अच्छा वो वाला पार्ट भी रहता है। ओके, तो वही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, अच्छा किसने नोट्स बनाए कि नहीं? कल या परसों मुझे ईशान ने बड़े बनाए थे नोट्स, वेरी गुड। मैंने टेक्स्ट नहीं किया बट अच्छे थे, तीन एक पेज बनाए थे, 3-4 पेज। तो आप लोग भी प्लीज नोट्स को बना के रिवाइज करो। अब सुनो, अब पेपर आपको पता चल ही गया जो है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूंगा। उसके भी यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन रखो। टोटल 6 पेपर है। सिलेबस को अपन ने टोटल 6 पार्ट टेस्ट में डिवाइड किया है। तो हर एक जो भी पार्ट है वो 1/6 वेटेज करता है। तो आपका जो है नियरली 1/4 1/5 जो है 5वें तक हो गया है। 5वां जो सिलेबस रहेगा 5वां या 4थे तक तो हो ही गया है, 5वां भी अभी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो 1.5 महीने का टाइम रहेगा, 1.5 महीने पार्ट टेस्ट चलेगा और इन बिटवीन चैप्टर वाइज जो भी अपने चैप्टर के होते हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, सो ये किसके लिए? पुराना आप कवर कर सको, पुराना सुनो, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना। अभी हाथों हाथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। फॉर्मूले देके अपन ने मतलब 5 चैप्टर फिजिक्स के ले लिए, 5 चैप्टर केमिस्ट्री, 5 चैप्टर मैथ्स, तो उसके भी यहाँ पे बनाया। जो मेडिकल के बच्चे हैं वो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दें, ठीक है। आप लोगों का भी जो बायो का हुआ है उसके भी आप लोगों का भी अपन रखते हैं, बट वो ये कि सबके बायो में कौन कौन से चैप्टर हुआ है वो अपने को पता नहीं है एग्जैक्टली। एक बार अपने को आइडिया लग जाएगा तो वो भी अपन रखा देंगे। और जैसे मेजर टेस्ट इनके चलेंगे जो फुल टेस्ट, तब आपका तब तक तो बायो का भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री उस समय तो हो जाएगा, तो आपका बायो का भी ऐड करा के अपन आपको भी लगवा देंगे। ठीक है, टाइम टेबल आपका थोड़ा सा अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको सेंड करते हैं। केमिस्ट्री वाले में तो बैठ गया, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो शॉर्ट नोट्स बना लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फर्स्ट है बात नहीं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताना है। मार्कर क्या है? ये देखो, एक ध्यान से सुनना, एक प्लस क्यू चार्ज लिया और उस पे मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इसमें सिमेट्री रहना बहुत जरूरी है। सो हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और ये है क्या? ये स्फीयर। अच्छा, क्यों चार्ज है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा हो, रेडियली आउटवर्ड होता है। ये डिस्टेंस मान लिया आपने r, कितना डिस्टेंस माना? r, आपने ये डिस्टेंस लगे r डिस्टेंस पे माना। तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है? फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? q बाय, देखो ये q चार्ज इसके अंदर है ना, रेडियस कितना है इसका? r है। अच्छा, तो ये क्लोज गॉसियन सरफेस का फ्लक्स q बाय। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? E डॉट d।
ओके अच्छा, अब इनके अंदर अपने को पता है कितना एंगल होगा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री, सरफेस एरिया और इसमें कितना 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा सिंपली TA और cos 0 डिग्री और Q बाय एप्सिलॉन। अगर अपन r डिस्टेंस पे ले रहे हैं, r डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो गया। E is constant at r radius, तो E कांस्टेंट तो बाहर आ गया आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर दिस इज Q बाय एप्सिलॉन, तो E की वैल्यू कितनी होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं Q बाय स्विच ऑन, ठीक है। By using Gauss law we can find the electric field due to a point charge at the distance r। इसके प्रूफ के लिए भी अपन ने यही चीज यूज करी, इसके प्रूफ के लिए सेम चीज यूज करी थी। अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स लेके आपको सिखाते हैं। फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस में, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कोई और अदर स्ट्रक्चर्स, क्लोज सरफेस है तो उसका फ्लक्स होगा टोटल वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। आज लगन के पेरेंट्स को बुलाया, फिर इस वीक आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे कुछ दिन बाद। ये Q बाय R स्क्वायर, ये Q बाय R स्क्वायर, ये पहले से रहता है पॉइंट चार्ज का कितना होता है Q बाय R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन भी यूज हो गया, 2 पाई भी यूज हो गया। अभी सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और स्फीयर वो सब करना है, इनफाइनाइट वायर प्लीज रिवाइज करके आना। जो इनफाइनाइट शीट करके है वो भी मैंने बताया है, तो वो भी प्लीज जरा रिवाइज करके आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तक हुआ क्या, ठीक है, आज आपको थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं।